अस्सलामुअलैकुम, आई एम दुआ। आई होप यू ऑल आर वेल। लास्ट टाइम हमने किया था चैप्टर नंबर 1 गार्टन का, सेलुलर फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो था वो किया था। आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2। मैं आप लोगों को मार्किंग्स भी बता दूंगी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी बता दूंगी, और आप इम्पॉर्टेंट जो इसमें है मेनली उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है, वो आप साथ साथ बेशक करना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। और एक बात और कि आप लोग जो है ना अपनी गाइडन को ही इस तरह से थॉरली पढ़ें। अब सबके पेपर्स आने वाले हैं, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, पीडीएस, आई थिंक टीपीटी भी। तो आप लोगों ने सारी गाइडन अब इस टाइम पे नहीं पढ़नी। आप लोगों ने शुरू से कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना, थॉरो रीडिंग तो की होगी हर एक चैप्टर की। तो अब बस वो पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ने हैं जो आपने अंडरलाइन किए हैं, आपने हाईलाइट किए हैं, क्योंकि गाइडन में रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है, ये बार बार चीज़ों को रिपीट कर रही होती है। तो आपने उस रेपिटेशन को बार बार नहीं पढ़ना, अपनी बुक खुद बनानी है, फिर डॉस वगैरह नहीं करनी फॉलो, और अंडरलाइन वगैरह करें, और उसी को जब आप एंड टाइम पर रिविज़न करेंगे ना तो उसी को रिवाइज़ करेंगे, पूरी गाइडन नहीं रीड करने बैठेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ना आप इसे अंडरलाइन कर लें और याद रखिएगा। सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस हैं। एक तो ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, बचपन से हमें पता है, एफएससी के लेवल पे हमने पढ़ा है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी हैं। ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को स्ट्रक्चर देते हैं। अब जो हमने इंजेस्ट किए हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह फूड के ज़रिए, उनको कन्वर्ट करते हैं, उनसे एनर्जी हमें देते हैं, और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे आरबीसीज अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जीआईटी के सेल जो है अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इस तरह हर फिर ये अलग अलग टिश्यूज़ बनाते हैं, तो इस तरह हर सेल अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, इसमें जो है आपने करना है कि देखें, 2 मेजर पार्ट्स आर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब ये सेल के पार्ट्स के बारे में बता रहा है, सेल बना हुआ किस तरह से। इसके न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, वी ऑल नो दैट। अच्छा, न्यूक्लियस जो है इट इज़ सेपरेटेड बाय साइटोप्लाज्म बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस है ना, फर्ज करें ये न्यूक्लियस है हमारा, ये न्यूक्लियस है, तो ये सेपरेटेड है साइटोप्लाज्म से एक मेम्ब्रेन के। अब देखें, ये न्यूक्लियस है और ये क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म है। मतलब ये साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस कर लें, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। अब इसके ऊपर एक ना मेम्ब्रेन होगी जो इस न्यूक्लियस को इस साइटोप्लाज्म से अलग कर रही है, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, and the cytoplasm is separated from surrounding fluids by cell membrane also called plasma membrane। अब देखें इसमें डिफरेंस है, याद रखिएगा। ये न्यूक्लियस था हमारे पास और ये था साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से कौन सी मेम्ब्रेन अलग कर रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ओवरऑल जो हमारा सेल है, अब सेल जो है उसका आउटर साइड जो है ये साइटोप्लाज्म हुआ ना। अब साइटोप्लाज्म को किस चीज़ से, जो सराउंडिंग फ्लूइड्स हैं, अब यहाँ पे फ्लूइड्स हैं, इनसे इस साइटोप्लाज्म को कौन सी लेयर अलग कर रही है, वो कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। आई होप के कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। द डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट मेक अप द सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब देखें, ये एक सेल हो गया, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें साइटोप्लाज्म है, और जो सेलुलर बॉडीज़ हैं वो हैं। अब इस सब को मिला के हमने कह दिया ये है प्रोटोप्लाज्म, यानी उसमें साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा और अदर बॉडीज़ भी होंगी। इस सब को मिला के प्रोटोप्लाज्म का। अब इसकी कॉम्पोजिशन देख लें। प्रोटोप्लाज्म इज़ कंपोज मेनली ऑफ 5 बेसिक सब्सटेंसेस: वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब नेक्स्ट जो आ गया वाटर, हमारे most cells except for fat cells are comprised mainly of water in concentration 70% to 85%। इसमें ये एमसीक्यू आ जाता है, मतलब हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं ना उनमें 70% to 85% वाटर पाया जाता है, और फैट सेल जो है उनमें वाटर की क्वांटिटी लेस है एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स।
बस ये। और बाकी आप लोग रीड एक दफ़ा ज़रूर आप लोगों ने थॉरली किया होगा। इम्पॉर्टेंट बात और एमसीक्यू ये थी, और एमसीक्यूज़ जो हैं वो इस तरह से बॉक्सेस में हैं, तो एमसीक्यूज़ पे इस तरह से आप लोगों ने फोकस करना है। नेक्स्ट है आइंस। इंपॉर्टेंट आइंस कौन से हैं हमारी बॉडी के? पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और स्मॉलर क्वांटिटीज़ ऑफ सोडियम, क्लोराइड एंड कैल्शियम। इसमें बस यही है। अब नेक्स्ट प्रोटीन्स जो हैं, मोस्ट अबंडेंट क्या था? वाटर था हमारे सेल में। उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट अबंडेंट है ना, वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कितनी हैं हमारे पास? 10% to 20% हैं। देखें 10 to 20% है। एमसीक्यू हैं ये, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लें आप लोग काइंडली। अब ये जो प्रोटीन्स है ना, ये दो इनकी जो क्लासिफिकेशन है ना, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और फंक्शनल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो है ना, देखें पढ़ें। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द सेल मेनली इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग फिलामेंट्स। Structural proteins are present in the cell mainly in form of long filaments that are polymers of many individual protein molecules. अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो है ना, ये लॉन्ग फिलामेंट्स के शेप में होती हैं। जैसे ये लॉन्ग फिलामेंट है ना, इसकी शेप में होंगी, और ये जो है ना स्ट्रक्चर बना रही हैं। नाम से जाहिर है ये सेल का जो है स्ट्रक्चर बनाएंगी, तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और लॉन्ग फिलामेंट्स के उसमें प्रेजेंट होती हैं फॉर्म में। A prominent use of such intracellular filaments is to form microtubules which provide the cytoskeleton of cellular organelles such as cilia, nerve, axons and mitotic spindles. अब हर चीज़ का जो है स्केलेटन होता है। सेल का स्केलेटन जो बना है वो है माइक्रोट्यूब्यूल से बना है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो किससे बनी है? वो बनी है स्ट्रक्चरल प्रोटीन से। तो स्ट्रक्चर क्या कौन बना रहा है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनानी है। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की कॉम्पोजिशन आगे क्या है? उसमें लॉन्ग फिलामेंट्स हैं। लॉन्ग फिलामेंट्स क्या बना रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रहे हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बना रहा है? सेल का स्केलेटन बना रहा है। नेक्स्ट ये एमसीक्यू आ जाता है। फिबुलर प्रोटीन्स फाउंड आउटसाइड द सेल especially in the collagen and elastic fibers of connective tissue and elsewhere such as in blood vessel walls and tendons, ligaments. Next जो इसकी क्लासिफिकेशन थी वो थी फंक्शनल प्रोटीन्स। फंक्शनल प्रोटीन्स क्या है? नाम से ज़ाहिर है ये फंक्शन में, मतलब सेल जो फंक्शनिंग कर रहा है उसको ये प्रमोट करेंगे फंक्शनल प्रोटीन्स। अब फंक्शनल प्रोटीन्स क्या हैं? हमारे पास एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स जो हैं वो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। अब इसे पढ़ लेते हैं। फंक्शनल प्रोटीन्स आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल्स। क्या है? कॉम्बिनेशन है कुछ मॉलिक्यूल्स का इन ट्यूब्यूलर ग्लोब्यूलर फॉर्म। ट्यूब्यूल्स और ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल होता है मतलब राउंड शेप में ऑलमोस्ट, और ट्यूब्यूल होता है लॉन्गिट्यूडनल। ये इस फॉर्म में होते हैं। और दीज प्रोटीन्स आर मेनली द एंजाइम्स ऑफ द सेल्स एंड इन कंट्रास्ट टू द फिबुलर प्रोटीन्स आर ऑफन मोबाइल इन सेल फ्लूइड। अब फिबुलर प्रोटीन्स जो थी वो मोबाइल क्यों नहीं थी? वो मोबाइल इसलिए नहीं थी क्योंकि उसमें कोलेजन है। तो कोलेजन की प्रेजेंस की वजह से वो जो थी वो मोटाइल नहीं थी। अब इसमें जो है वो कोलेजन नहीं है, तो ये मोबाइल हैं या फिर मोटाइल हैं। ठीक है। फंक्शनल प्रोटीन्स क्या हैं? फंक्शंस परफॉर्म करवा रही हैं सेल्स के, तो वो फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ देंगी सेल को। एंजाइम्स वगैरह जो हैं वो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, और ये मोबाइल होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिबुलर प्रोटीन्स। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इसलिए वो मोबाइल नहीं हैं। और इसमें कोलेजन फाइबर्स नहीं हैं, एब्सेंट हैं, तो ये मोबाइल हैं। नेक्स्ट जो है लिपिड। लिपिड्स आर सेवरल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सॉल्युबल इन फैट सॉल्वेंट्स। कोई मुश्किल बात नहीं लिखी हुई, एफएससी का कॉन्सेप्ट है, बस ये एक एमसीक्यू आ जाता है, इसे देख लें। और इस डायग्राम को ज़रूर देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट के लिए मैं कह रही हूँ। देखें ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म जो है इसको, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। हमारा न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को कौन सेपरेट कर रहा है? ये क्या हमने पढ़ा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और अब देखें ये सेल मेम्ब्रेन है। अब देखें ये हमारा साइटोप्लाज्म था, ठीक है, और ये बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यहाँ फ्लूइड्स हैं। अब ये फ्लूइड्स है और साइटोप्लाज्म को बीच में कौन, मतलब इन दोनों के दरमियान एक बैरियर, एक वॉल कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन की है, ठीक है।
अब लिपिड्स होते कौन कौन से? अबंडेंट फोस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल होता है, विच टुगेदर कंस्टिट्यूट ओनली अबाउट 2% ऑफ द टोटल सेल मास। सिर्फ 2% है, ये वैल्यू ज़रूर याद रखिएगा। फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल आर मेनली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी MCQ आ जाता है। और नेक्स्ट, ट्राइग्लिसराइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रल फैट्स। अब न्यूट्रल फैट्स क्या होते हैं? इन फैट सेल्स Adipocytes, triglycerides often account for as much as 95% of the cell। ये सारे MCQs हैं और पिछला FSC का कॉन्सेप्ट है, आप लोग कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है ना, इसमें से बड़े MCQs आते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और मैं आपको एक आगे बताऊंगी, ग्लाइकोकैलिक्स फॉर्मेशन, वो आगे है, वो एक इम्पॉर्टेंट SCQ बनता है। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये मेजर रोल प्ले करते हैं इन सेल न्यूट्रिशन and as parts of glycoprotein molecules have structural functions. Most human cells do not maintain large stores of carbohydrates. The amounts usually averages only about 1% of their। हाँ, ये अब MCQ आ जाता है कि हमारी स्टोर्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है, तो वो 1% होती है। द टोटल मास बट इंक्रीजेज टू एज मच एज 3% इन मसल सेल्स। अब देखें, नॉर्मल सेल्स में जो हैं बॉडी के, वो कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट कितनी है स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट 1%। और मसल सेल्स में क्यों ज़्यादा है? वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मसल्स में हर वक्त एनर्जी की जो है वो नीड होती है। हम चलते फिरते हैं, हम एनर्जी चाहिए होती है, मतलब स्केलेटल मसल जो हैं हमारे, हर वक्त वो एनर्जी उन्हें चाहिए होती है, वो प्रोन होते हैं इन चीज़ों के, तो इसलिए वहाँ पे 3% तक है, ये भी MCQ आ जाता है। एंड ओकेजनली 6% इन लिवर सेल्स। अब लिवर का भी जहाँ जहाँ काम ज़्यादा होगा ना, अब देखें जहाँ पे भी, अब सिंपल सी एग्जांपल लें, कोई बिल्डिंग बन रही है, ज़्यादा काम है तो ज़्यादा लेबरर्स लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा मज़दूर लगाने पड़ेंगे, कम काम है तो कम मज़दूर लगाने पड़ेंगे, बस सिंपल। अब लिवर में ज़्यादा काम है, मसल्स में ज़्यादा काम है, तो वहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे कम काम है वहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी कम होगी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा काम ही नहीं है। अच्छा, however, carbohydrate in the form of dissolved glucose is always present in surrounding extracellular fluid। अब देखें, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड फॉर्म में 1% थी नॉर्मल सेल्स में, और मसल सेल्स में 3% तक थी, और लिवर सेल्स में 6% तक थी, मगर वो डिज़ोल्व फॉर्म में वो हर जगह होती है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, ECF में, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, उसमें ये हर वक्त प्रेजेंट होती है। अच्छा, ऑल्सो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन सेल्स एज ग्लाइकोजन। एक तो वो स्टोर्ड एक तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ही स्टोर हो गया था, दूसरा वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में भी होता है स्टोर, ये MCQ था। अब ये सेल स्ट्रक्चर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह पढ़िएगा, इसमें से MCQs भी आते हैं और SCQs भी बीच में से निकल आते हैं, तो इसे अच्छी तरह करें। FSC का कॉन्सेप्ट है, मुश्किल कोई बात नहीं है, ये शुरू के जो सेल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं ना, ये बहुत आसान है, सिर्फ FSC का कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप देखें, हम लोगों ने वो ऑर्गेनाइज जो है, सेल ऑर्गेनाइज FSC लेवल पर पढ़ी होंगी आप लोगों ने, तो जो सारी ऑर्गेनाइज होती है ना, अब जैसे सेल था उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन थी, तो हर ऑर्गेनाइज के ऊपर भी मेम्ब्रेन होगी, और मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या होगी, या तो वो लिपिड मेम्ब्रेन होगी या फिर वो प्रोटीन की मेम्ब्रेन होगी, और डिफरेंट ये लिखी हुई हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक सेल पे जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर उसकी मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर उसकी मेम्ब्रेन है, गोल्जी ऑपरेटर्स लाइसोसोम्स के बाहर उनकी मेम्ब्रेन्स हैं, तो ये बताया हुआ है, और उनकी कॉम्पोजिशन बताई हुई लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती हैं। MCQ है बस। अब लिपिड का काम क्या है, लिपिड की क्यों बनी हुई है मेम्ब्रेन? लिपिड आप लोगों को सबको पता है, लिपिड इज़ इनसॉल्युबल, लिपिड जो है ना ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। तो अब लिपिड जब इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो लिपिड की मेम्ब्रेन क्या करेगी, वाटर को और वाटर सॉल्युबल जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनको रोकेगी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाने से। देखें, द लिपिड्स एंड मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड अ बैरियर दैट impedes movement of water and water soluble substances from one cell compartment to another, because water is not soluble in lipids।
एक सेल के कंपार्टमेंट से दूसरे सेल के कंपार्टमेंट में ना जाए वाटर और उसके वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, इसके लिए क्या है हमारे पास लिपिड मेम्ब्रेन। और लिपिड मेम्ब्रेन क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, इसलिए वो नहीं अलाउ करती वाटर को या फिर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को मूव करने में, ठीक है, उसकी डिफ्यूजन या इस तरह। अच्छा, प्रोटीन कंटेंट कितना था, 10 to 20% इन सेल। और प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन कितना है, वो 55% है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन कंटेंट 55% है और सेल के अंदर 10 to 20% है। हम आगे सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करते हैं। The cell membrane is also called plasma membrane, पहले पढ़ लिया। Envelops the cell and is thin, pliable, elastic structure, only 7.5 to 10 nanometers, MCQ है बच्चों। Thick, it is composed almost entirely of proteins and lipids, ये भी बात हमने पढ़ ली। The approximate composition is 55% proteins, ये प्लीज़ याद कर लीजिएगा, MCQs में बहुत बार आया हुआ है UHS के। 55% proteins, 25% phospholipids, 13% cholesterol, 4% total lipids और 3% carbohydrates। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पर। The basic lipid bilayer is composed of three main components, three main types of lipids। अच्छा, ये आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर का SCQ भी आ जाता है, वरना MCQ तो बनता है। अब कौन से हैं वो, फॉस्फोलिपिड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं और कोलेस्ट्रॉल हैं, ठीक है। ये 3 टाइप्स हैं, फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। स्फिंगोलिपिड्स कहाँ होते हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स में, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स आर मोस्ट अबंडेंट इन द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स। आप लोगों को पहले बताया, वो जो मैंने बताया ना, यहाँ पे लिपिड्स की बनी हुई है मेम्ब्रेन, तो वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, ठीक है। वन एंड ऑफ ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इज हाइड्रोफिलिक एंड सॉल्युबल इन वाटर, द अदर इज हाइड्रोफोबिक एंड इनसॉल्युबल इन फैट्स, ठीक है। अब देखें फॉस्फोलिपिड का एक जो है ना, अब देखें फॉस्फोलिपिड, अब जस्ट सपोज ये जो है ना, ये फॉस्फोलिपिड है। अब इसका एक एंड जो है ना, एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, एक होगा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक क्या है, सोल्युबल इन वाटर है, ठीक है, ठीक है। इनका एक एंड जो है वो हाइड्रोफिलिक होगा, मतलब वो वाटर में सॉल्युबल होगा, और वो जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे ना, उन्हें भी अलाउ करेगा पास करना। और एक जो होगा ना, हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिक होगा, ये होगा फैट सॉल्युबल, यानी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को नहीं अलाउ करेगा, फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को अलाउ करेगा। द फॉस्फेट एंड ऑफ द फॉस्फोलिपिड इज हाइड्रोफिलिक। जो फॉस्फेट एंड है ना फॉस्फोलिपिड का, वो हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर लविंग, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को अलाउ करेगा। और जो फैटी एसिड पोर्शन है ना, देखें फॉस्फोलिपिड, अब जो फॉस्फो है यानी फॉस्फेट पोर्शन, वो है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। और जो लिपिड वाला है फैटी एसिड पोर्शन, वो है हाइड्रोफोबिक, यानी फैट लविंग है, वाटर लविंग नहीं है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को नहीं अलाउ करेगा। बच्चों, आज का लेक्चर जो है ना, वो यहीं तक हम लोग एंड करते हैं। बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे हम, इस वाले को भी रिवाइज़ करेंगे हम थोड़ा सा, और नेक्स्ट भी लेक्चर हम लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन थी अभी आप लोगों की। नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्किंग भी अच्छे से कीजिएगा और याद भी अच्छे से कीजिएगा, कंफर्म MCQ आता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।